नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का जीके विद प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी के रिलेटेड को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या समझाया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। ऑप्शन है स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, झील या फिर बाग। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झील। झील इसका सही उत्तर है। तो मानव के द्वारा झील नहीं बनाई जाती, तो ये प्राकृतिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि प्रधानमंत्री GSY, ये भी पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 1998, 2002, 2000 में या फिर 2004 में। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा 2000 में। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामोदय की भी शुरुआत सन 2000 में ही हुई थी और अन्नपूर्णा की भी शुरुआत 2000 में ही हुई थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि नेशनल हाईवे की देखरेख कौन करता है। तो देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये देखते हैं नेशनल हाईवे। यहाँ पर देख सकते हो नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है, 1,51,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है देश में। स्टेट हाईवे, इसकी देखरेख कौन करता है? PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। डिस्ट्रिक्ट रोड की भी देखरेख कौन करेगा? PWD ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। गाँव की जो रूरल एरियाज है, रूरल रोड्स हैं, उनकी पंचायत या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनकी देखरेख करती है। अर्बन रोड्स हैं, उनकी कौन देख रेख करेगा? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि म्यूनसिपैलिटीज। और प्रोजेक्ट रोड्स हैं जो उन्हें सेल NMDC BRO उन्हें बनाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो। और भारत में एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई है 5,800 किलोमीटर के लगभग, 5,800 किलोमीटर के लगभग। और ये 4 महानगरों को जोड़ता है। यहाँ पर देख सकते हो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और यहाँ पर मुंबई। यह 5 महानगरों को जोड़ता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन महानगरों को जोड़ता है। आपके ऑप्शन दे देगा न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और चौथा पूछ लेगा ऑप्शन क्या है। और इसकी लंबाई है लगभग 5,800 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो मेघदूतम के लेखक आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर गंधर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। तो कालिदास के द्वारा मेघदूतम आप सभी जानते हैं। इसी के साथ साथ अभिज्ञान शकुंतलम ये भी आपको याद रखना है। शकुंतलम लम रघुवंशम रघुवंशम और कुमार संभव, ये इनके रचयिता कौन है? तो कालिदास है। इनके रचयिता कौन है? इनके लेखक का नाम है कालिदास। क्या नाम है? कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी है। शकुंतला के प्रेम की कहानी है, ये बात भी याद रखना। एग्जाम्स में तुलसीदास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलसीदास इनमें से किसके लेखक हैं? तो रामचरितमानस, दोहावली दोहावली, विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, विनय पत्रिका। और आप सभी जानते हैं कि रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। इन्हें आदि कवि भी बोला जाता है, आदि कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 जुलाई, 8 मार्च,
24 नवंबर या फिर 19 नवंबर को। आपको बताना है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। और कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये अक्सर एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 26 जुलाई को क्या दिन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है राजस्थान का कौन सा शहर है वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है। ऑप्शन है बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। आपको इसके साथ साथ ये भी बताना है कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो इन दोनों का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है जैसलमेर। तो राजस्थान के शहर जैसलमेर शहर में मरु महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। और अगर आपसे ऊंट ऊंट महोत्सव की बात की जाए ऊंट महोत्सव की बात की जाए तो यह राजस्थान के बीकानेर शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पके टमाटर और तरबूज इनका जो लाल रंग है यह किससे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है बिलरुबिन, क्लोरोफिल, मेलेनिन या फिर लाइकोपिन। इसके साथ साथ आपको हरा रंग किससे प्राप्त होता है ये भी बताना है कि हरा रंग किससे प्राप्त होता है। अगर हरे रंग की बात की जाए तो यह क्लोरोफिल से प्राप्त होता है। और लाल रंग की बात की जाए तो लाइकोपिन के कारण से टमाटर, तरबूज या फिर अमरूद या फिर अंगूर, जो इनका जो लाल रंग होता है यह किसके कारण से होता है। तो यह लाइकोपिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? लाइकोपिन के कारण से होता है, जिससे वह पकने लगता है। अब बिलरुबिन के बारे में देख लेते हैं। बिलरुबिन यह हमारे शरीर में होता है, यह हमारे शरीर में होता है, यह हमारे शरीर में लीवर में बनता है और मूत्र और पित्त के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है या फिर शरीर से बाहर निकल जाता है बिलरुबिन। अगर बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है, तो हमें पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग किसके कारण से होता है? बिलरुबिन की उपस्थिति अगर बढ़ जाए तो हमें पीलिया हो जाएगा, या फिर मूत्र का पीला रंग भी बिलरुबिन की अधिक मात्रा के बढ़ने के कारण से ही होता है। मेलानिन के कारण से क्या होता है? मेलानिन के कारण से हमारे जो शरीर का रंग है वो डिपेंड करता है, हमारा शरीर का रंग कैसा होगा यह डिपेंड करता है मेलानिन पर। यदि हमारे शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक है तो हमारे शरीर का जो रंग है वह काला हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? आपके ऑप्शन है आय विधि, प्रशंसा विधि, उत्पाद विधि या फिर व्यय विधि। जब मैं आपसे पूछूं इसका राइट आंसर क्या है तो आपको कमेंट करके बताना होता है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रशंसा विधि राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं होती है। आय विधि भी होती है, उत्पाद विधि भी होती है और व्यय विधि राष्ट्रीय आय की गणना करने की एक विधि होती है। इसका राइट आंसर क्या है? प्रशंसा विधि इसका सही उत्तर है। यह राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि में नहीं होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है ह्यूमस या फिर खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा होती है। तो मूल चट्टान परत का, नीचे की परत का या फिर ऊपर की परत का या फिर उप परत का। आप सभी जानते हैं कि खाद कहाँ पर डाली जाती है, तो ऊपर की परत पर डाली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है। ऑप्शन है फेसिंग, साइकिलिंग, स्क्वैश या फिर फुटबॉल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्क्वैश। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्क्वैश खेल नहीं खेला जाता। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले प्राचीन काल में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वह 776 ईसा पूर्व खेले गए थे। कहाँ पर?
तो यह खेले गए थे यूनान के ओलंपिया शहर में, यूनान के ओलंपिया शहर में, ओलंपिया शहर में। और कब तक खेले गए थे? तो यह खेले गए थे 394 ईस्वी तक यह खेल खेले गए थे। इन्हें बंद करा दिया था रोम के राजा, रोम के राजा थे थियो थियोडोसियस। तो थियोडोसियस जो कि रोम के राजा थे, इनके आदेश के कारण से इन खेलों का आयोजन जो था वो बंद कर दिया गया था। एक बार फिर से ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल है इनकी शुरुआत हुई 1896 में। इन्हें बोला जाता है आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई 1896 में। इनकी भी शुरुआत हुई थी यूनान के यूनान के एथेंस शहर से, यूनान के एथेंस शहर से। पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आधुनिक आधुनिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इनकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 1896 में इनकी शुरुआत हुई थी और यूनान के एथेंस शहर से इनकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन यह भी पूछ लेता है आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रांस के पियरे डी कार्बोटिन के प्रयासों के द्वारा आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर देख सकते हो जो इसका ध्वज है इसमें 5 रिंग्स हैं। जो नीला रंग है वो दर्शाता है, नीला रंग किसको दर्शाता है? तो नीला रंग दर्शाता है यूरोप को, नीला रंग दर्शाता है यूरोप को। अगर पीला रंग की बात की जाए तो पीला रंग दर्शाता है एशिया को, एशिया को। और काला रंग दर्शाता है अफ्रीका को, काला रंग दर्शाता है अफ्रीका को। और हरा रंग दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को। और लाल रंग दर्शाता है अमेरिका को। ये चीज़ कैसे याद होगी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इन्हें याद कर सकते हो कि कौन सा रंग किस को दर्शाता है। तो ध्यान से देखना, आपको क्या देखना है? लाल। तो अमेरिका के लोग होते हैं लाल। और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, हरा भरा शहर है, तो यहाँ से अफ्रीका आपको याद ही हो जाएगा, यहाँ पर काले लोग रहते हैं। एशिया के लोग जल्दी पीले पड़ जाते हैं। और नीला पानी यूरोप से, याद रख सकते हो यूरोप से। अब यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1896 में आधुनिक आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और 2020 की आप सभी को पता है कि 2020 के जो ओलंपिक खेल हैं वो 2021 में आयोजित कराए गए थे जापान के टोक्यो शहर में, जापान के टोक्यो शहर में आयोजित कराए गए थे, जापान के टोक्यो में। ठीक है, अब बात करते हैं 2024 के कहाँ पर आयोजित होंगे। तो यह 2024 के आयोजित होंगे फ्रांस के पेरिस शहर में, फ्रांस के पेरिस में, ये याद रखना है। और 2028 वाले जो ओलंपिक खेल है ये आयोजित होंगे अमेरिका में। कहाँ पर होंगे? अमेरिका में। और 2032 के जो आयोजित होंगे ओलंपिक खेल ये होंगे 2032 के होंगे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एम्फीबियन उभयचर नहीं है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उभयचर नहीं है। मेंढक, टोड, कछुआ या फिर सैलामेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ। उभयचर में नहीं आता, उभयचर जंतु नहीं है कछुआ। तो देख लेते हैं उभयचर क्या चीज होती है और इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं। तो उभयचर की डेफिनेशन क्या है? एम्फीबियन। इन्हें एम्फीबियन ग्रुप भी बोला जाता है जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार या फिर मत्स्य या फिर सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जो मछली या फिर सरीसृप के बीच की कड़ी माना गया है एम्फीबियन उभयचर को। इस वर्ग के कुछ जंतु सदा ही जल में रहते हैं और कुछ जल और थल दोनों पर रहते हैं। और इनके ये अनियत तापी जंतु होते हैं, यानी कि असमतापी होते हैं। असमतापी जंतु भी इन्हें बोला जाता है। और इनके शरीर पर शल्क, बाल या पंख आदि नहीं होते हैं। यहाँ से इन्हें पहचान सकते हो कि इनके शरीर पर शल्क, बाल या फिर पंख नहीं होते हैं, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण से चिकनी होती है। मेंढक इस वर्ग का प्रमुख प्राणी है, मेंढक इस वर्ग का प्राणी है, देख सकते हो। तो देख लेते हैं कुछ उदाहरण इनके। सैलामेंडर जिसे छिपकली भी बोल सकते हो, छिपकली, मेंढक, सिसिलियन और लैब्रियंथोड। तो यहाँ पर देख सकते हो
कि टोड क्या होता है, टोड भी एक मेंढक जैसा ही होता है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है। टोड ये अधिकतर जमीन पे रहते हैं, आपको ध्यान रखना है, टोड जो रहते हैं अधिकतर जमीन पर रहते हैं और इनकी जो त्वचा होती है शुष्क होती है, जबकि मेंढक की त्वचा जो होती है वो कोमल या फिर चिकनी होती है। ठीक है, मेंढक का सर यहाँ तिकोना जबकि टोड का अर्धवृत्ताकार होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, टोड और मेंढक में जो अंतर है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना, आपको बताना है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है। जल्दी से जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि भगवान बुद्ध जब घर छोड़कर गए थे तो इसे क्या कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। और महात्मा बुद्ध का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध का क्या नाम था। और इनके पिता का नाम भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है, माता का नाम भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग कर दिया था, जिसलिए इसे बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था माया देवी। क्या था, माया देवी। और महात्मा बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया नाम से जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। इनके पुत्र का क्या नाम था, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। आपको याद रखना है, इनके पुत्र का नाम था राहुल। और महात्मा बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बोला गया है महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब इसे बोला गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है। आपके ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है, तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है जिम्नोस्पर्म बीज उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संख्या 6.022 गुना 10 की शक्ति 23 को क्या कहते हैं। ऑप्शन है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, डोल्टन संख्या या फिर आवोगार्दो। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आवोगार्दो के, तो आपको नोट कर लेना है। इसे क्या बोलते हैं, आवोगार्दो संख्या, आवोगाड्रो संख्या। ठीक है, तो संख्या 6.022 गुना 10 की शक्ति को बोलते हैं आवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि कार्बन के 12 ग्राम या फिर 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, या फिर बोल सकते हो कार्बन के 12 ग्राम या फिर 1 मोल, या फिर 1 मोल में 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बोला जाता है आवोगाड्रो संख्या। परमाणु संख्या के बारे में देख लेते हैं। परमाणु संख्या क्या बोलते हैं, किस की डेफिनेशन क्या होती है और इसे किस से डिनोट किया जाता है। तो परमाणु संख्या को डिनोट किया जाता है जेड से। ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। अब किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं और इसे जेड से डिनोट किया जाता है। अगर बात की जाए द्रव्यमान संख्या की, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या बोला जाता है और इसे डिनोट किया जाता है ए से, इसे दर्शाया जाता है ए से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर पता थी तो बहुत बढ़िया बात है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो पहला भी आपको पता होना चाहिए, पहला
वीरता का पुरस्कार कौन सा है? पहला वीरता का पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार वीरता का कौन सा है? ऑप्शन है वीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र या फिर अशोक चक्र। तो आप सभी जानते हैं कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर जो चक्र है वह वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो वीरता में दिया जाता है उसका है महावीर चक्र। एक बार देख लेते हैं कि परमवीर चक्र कैसा दिखता है, महावीर चक्र। तो यहाँ पर देख सकते हो यह है परमवीर चक्र, जिसमें जिसमें क्या है, एक तरफ तो होगा परमवीर लिखा हुआ और दूसरी तरफ है इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र। ये है महावीर चक्र, यहाँ पर देख सकते हो महावीर चक्र, और ये है वीर चक्र। और यहाँ पर ये है अशोक चक्र, अशोक चक्र। थोड़ा सा देख लेते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र में क्या डिफरेंस है। अशोक चक्र दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, और यह असैनिक और सैनिक दोनों को दिया जा सकता है, सैनिक और असैनिक दोनों व्यक्तियों को दिया जा सकता है, असैनिक व्यक्तियों दोनों को अशोक चक्र प्रदान किया जा सकता है। देख लेते हैं तो परमवीर चक्र जो कि सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है। यह सम्मान सेना के उन जंबाजों को दिया जाता है जो कि दुश्मन की उपस्थिति में बहादुरी से लड़ते हैं, वीरता दिखाते हैं, आत्म बलिदान के साहसी कार्य करते हैं। हर यह चक्र वॉर टाइम में साहस प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कि इस मेडल में क्या क्या होता है। तो यह 1.38 इंच का व्यास होता है, ऊपर केंद्र में उभरी हुई राज्य के प्रतीक के साथ इंद्र का वज्र की 4 प्रतिकृतियां होती हैं, और पिछले भाग पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में वीर चक्र, परमवीर चक्र लिखा होता है। और फीता यहाँ पर देख सकते हो सादा बैंगनी रंग का इसका फीता होता है। महावीर चक्र है जो वीरता के लिए मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, और दुश्मन के सामने हवा, जल, जमीन और असाधारण वीरता का परिचय देने पर दिया जाता है। अगर बात करें वीर चक्र के बारे में, वीर चक्र भी दुश्मन को परास्त करने में दिखाई गई अभूतपूर्व वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भी वार टाइम में दिखाए गए साहस के लिए दिया जाता है। यह चक्र भी मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, और वीरता में यह महावीर चक्र के बाद आता है, यानी कि तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अशोक चक्र देख सकते हो, यह शांति के समय पीस टाइम का सबसे ऊंचा वीरता का पद है, और यह सम्मान सैनिकों के साथ साथ असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या फिर बलिदान के लिए दिया जाता है, और यह चक्र राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक चक्र को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो अशोक चक्र क्लास 1 इसे कहते थे, और इसी के जो भाग हैं कीर्ति चक्र और जो शौर्य चक्र है, यह भी शौर्य और वीरता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। कीर्ति चक्र के बारे में देख लेते हैं, और इसे अशोक चक्र क्लास 2 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यह कीर्ति चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है, और यह मरणोपरांत भी इसे दिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आप सभी को आंसर बताना है कि कितने कि उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। तो कांगड़ा एक शहर भी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो कांगड़ा चित्रकला शैली किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, फॉक्स टॉलबॉट और लीडी फॉरेस्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो फॉरेस्ट के द्वारा ट्रायोड बल्ब का आविष्कार, तो फॉरेस्ट ने ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किया था। आप सभी नोट कर लीजिए, फॉरेस्ट ने ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किया था। अब बात कर लेते हैं कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी। तो परमाणु संरचना की खोज अगर पूछा जाए, परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु संरचना की खोज की गई थी, और इनके साथ थे नील बोर। नील बोर के साथ साथ रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना की खोज की थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब की थी, तो 1913 में की थी। मैडम क्यूरी ने खोज की थी रेडियम की। तो रेडियम की खोज किन्होंने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। कब की थी? 1898 में। 1898 में रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन। दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? आमिर खान,
सलमान खान, रणवीर कपूर या फिर अमिताभ बच्चन। तो दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? आप सभी जानते हैं 11 होते हैं क्रिकेट में, 11 होते हैं क्रिकेट में, 15 होते हैं रग्बी में, फुटबॉल में भी 11 ही होते हैं, फुटबॉल में भी 11 ही होते हैं। और खो खो में कितने होते हैं? जल्दी से जल्दी बताइए, खो खो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन करता है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण आपसे पूछा गया है। बैक्टीरिया, कवक, हरे पौधे या फिर प्रोटोजोआ। सभी के सभी आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।